जानगरे मेरी तरफ झुका। अगर शेर ने हमला किया तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि शेर ने हमें भी इजाजत दी। मेजर शल्लाक दबी जुबान में सिपाहियों पर बरस रहा था, जिन्होंने शेर की धार सुनकर टायर छोड़ दिया था। तकरीबन 20 गज दूर जाकर वो टायर पकड़ सके थे और अब इसे लेकर वापस आ रहे थे। करीब आकर उन्होंने टायर को पंक्चर हो जाने वाले टायर की जगह लगाने का आगाज किया था। पास ही से कोई बंदर चीखा। जानगरे ने सरगोशी की, शेर पास है। बंदर इसे देख कर चीखा है। मुमकिन है बंदर अपने अज़दवाजी मामले में मुदाखलत पर चीखा हो। मैंने जवाबी सरगोशी की। जानगरे मुझे घूर कर रह गया। ट्रक के सिरे पर खड़े सिपाही के अंदाज में घबराहट थी। वो बार बार झांक कर दरख्तों में देख रहा था। ये कोई 10-12 फुट चौड़ा रास्ता था। इसके दोनों जानब ऊंची घास थी और कुछ फासले से घना जंगल शुरू हो रहा था। शेर की आवाज दाएं तरफ से आई थी, इसलिए सिपाही भी दाएं तरफ देख रहा था। टायर बदलने वाले भी दाएं तरफ थे, इसीलिए कोई भी शेर को आते नहीं देख सका था। यूं लगा जैसे ट्रक के पास बादल गरजा और बिजली कड़की हो। मैंने ट्रक के अकबी हिस्से से एक चीज तीर की तरह गुजरते देखी, जो जाते हुए सिपाही को भी ले गई थी। उसकी चीख बड़ी लर्जाखेज थी। जानगरे की घिघी बन गई थी और मैं हक्का बक्का रह गया था। इतना जसीम शेर मैंने ना तो टीवी, फिल्म या तस्वीर में देखा था और ना ही किसी चिड़ियाघर में। जंगल में खुला शेर देखने का यह पहला मौका था, और वो भी आदमखोर शेर। मजीद बरआं वो आपके सामने एक लंबे तिरंगे जवान को किसी गुड्डे की तरह उठा कर ले गया हो तो आपकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिपाही की दिल दहला देने वाली चीख ने ट्रक के अगले हिस्से में खलबली मचा दी थी। शेर सिपाही को लेकर लम्हों में घास में गायब हो गया था और गालबन फौरन ही उसका काम भी तमाम कर दिया था, क्योंकि पहली चीख के बाद उसकी तरफ से कोई और आवाज नहीं आई थी। फायर करो फायर! मेजर शल्लाक के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अगले ही हमें ट्रक से बाहर मौजूद सिपाहियों ने अंधाधुंध उस तरफ ब्रस्ट मारना शुरू कर दिए जिस तरफ शेर सिपाही को लेकर गया था, मगर फायरिंग उन्होंने मेजर के हुक्म की तामील में नहीं बल्कि दहशत ज़दा होकर की थी। वो इतने डरे हुए थे कि एक ही बार में अपनी खुदकार राइफलों के मैगजीन से खाली कर दिए। बदहवासी के आलम में वो चिल्लाते हुए ट्रक पर चढ़ गए। ट्रक चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पंक्चर शुदा पहिया उतार दिया गया था और दूसरा पहिया अभी लगाना था। जानगरे ट्रक के कोने में दुबक आया था। सिपाहियों की हालत बेपनाह खौफ ने तबाह कर दी थी। हालांकि तरबियत याफ्ता सिपाही थे और खुदकार राइफलों से मुसल्ला भी, जिनका एक ही ब्रस्ट शेर को मौत के घाट उतार सकता था। ट्रक के कैबिन से मेजर शल्लाक चिल्ला चिल्ला कर उन्हें टायर चढ़ाने को कह रहा था, मगर सिपाही उसके हुक्म की तामील में जान से गुजरने को तैयार नहीं थे। इन्होंने उजलत में अपनी राइफलों के नए मैगजीन से लोड किए और जंगल की तरफ देखने लगे। शेर ने धोखा दिया था। वो इस तरफ से नहीं आया था जहां से उसकी आवाज आई थी। ये बात आम मुशाहिदे में आती है, जो जानवर इंसानी दुश्मनी पर उतर आए वो अपने हम नस्लों के मुकाबले में ज्यादा अय्यारी और चालाकी का मुजाहिरा करता है। आदम को शेर भी मक्कारी दिखा रहा था। ड्राइवर वापस ट्रक कैबिन में घुस गया था। हालांकि वो जगह भी महफूज नहीं थी। अगर शेर हमला करता तो विंडशील्ड उसे नहीं रोक सकती थी, मगर मेरे ख्याल में शेर अपनी ग़िज़ा लेकर जा चुका था, इसलिए इन लोगों को इस तरह खौफजदा नहीं होना चाहिए था। मैंने चिल्लाकर मेजर शल्लाक को मुखातिब किया, तुम भी बाहर आओ, अंदर बैठने से कुछ नहीं होगा, शेर जा चुका है। कैबिन की खिड़की से मेजर शल्लाक का मुतवहिश चेहरा नमूदार हुआ। उसने डर के ये मुख्तसर सी खिड़की भी बंद कर रखी थी, हालांकि इसे शेर का पंजा भी नहीं गुजर सकता था। बको मत, तुम इस शेर को नहीं जानते। पिछले 1 साल में ये 200 से जायद अफराद हलाक कर चुका है। ये आदमखोर ही नहीं, इंसानों का दुश्मन भी है। अगर किसी जगह 1 से ज्यादा आदमी हों तो वो एक को हलाक करके मुतमईन नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी हलाक करने की कोशिश करता है। चंद हफ्ते पहले इसने जंगल में काम करने वाले 5 मजदूर हलाक कर दिए थे। फिर भी इससे बचने के लिए ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। तुम लोग कब तक ऐसे दुबके रहोगे? मेजर शल्लाक ने मकामी जुबान में सिपाहियों को नीचे जाने और टायर लगाने का हुक्म दिया, मगर शेर का खौफ इन पर हावी था। इन्होंने एक बार फिर इनकार किया तो मेजर शल्लाक ने इन पर पिस्टल तान लिया और गजबनाक लहजे में अपना हुक्म दोहराया तो बादल नुखास्ता हरकत में आ गए। उन्होंने आपस में हिकमत अमली बनाए और नीचे उतर गए। दोनों पहिया संभाला और एक पैरा देने लगा। अगर मेजर शल्लाक और ड्राइवर भी नजर रखने वालों में शामिल हो जाते तो शायद चंद लम्हों बाद होने वाला सानिया न होता। वो बदस्तूर कैबिन में दुबके थे। निगरानी करने वाला सिपाही पूरी तरह होशियार था, मगर शेर ने इतनी फुर्ती से हमला किया कि इसे मुदाफत का मौका ही नहीं मिल सका। शेर सीधा उस पर आ पड़ा था। मैंने इसे घास से बुलंद होते हुए देखा था। सिपाही अपनी राइफल का ट्रैगर भी नहीं दबा सका था और शेर ने लम्हों में उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। बकिया 2 सिपाही दहशत ज़दा ट्रक के अगबी हिस्से की तरफ भागे। एक को 2 कदम से ज्यादा जाना नसीब नहीं हुआ। शेर का पंजा उसकी कमर पर पड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। इसे तड़पता फड़कता छोड़कर शेर तीसरे की तरफ लपका, जो गियाती आवाज निकालता ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यहां पर आकर भी वो शेर से बच नहीं सकता था।
शेर ने उसकी कमर पर अपना फुट भर चौड़ा पंजा मारा और वो चीख मार कर नीचे गिर गया। इसी लम्हे मेजर शल्लाक ने पहली बार किसी कदर जुर्रत का मुजाहरा किया। उसने ट्रक का दरवाजा खोलकर शेर पर मुसलसल फायर किए। इस बार शेर गरजा तो उसकी आवाज में दर्द की बेताबी थी। इसने एक जस्त लगाई और दरख्तों में गायब हो गया। मैं नीचे कूदा और सिपाही को देखा। शेर ने इसकी पुश्त उधेड़ डाली थी और वो जानकुनी की कैफियत में हाथ पैर मार रहा था। मुझे याद था मुझे जो हथकड़ी और बेड़ी पहनाई गई थी इसकी चाबी इस सिपाही की जेब में थी। सारे ताले एक ही चाबी से खुलते थे। सिपाही को देखने के बहाने मैंने इसकी जेबें टटोल कर देखी। चाबी कमीज की जेब में थी। चाबी मैंने खामोशी से अपने ट्राउजर की जेब में डाल दी। इसलिए मैं मुझे शेर की गरज सुनाई दी और मैं ट्रक के नीचे घुस गया। मैं बाल बाल बचा था क्योंकि इसी लम्हे शेर दम तोड़ते सिपाही पर आ गिरा। वो मेरी तरफ आया था मगर मैं ट्रक के नीचे घुस चुका था। शेर ने पंजा बढ़ाकर मुझे निकालने की कोशिश की। ट्रक के नीचे मुश्किल से फुट भर जगह थी। शेर के नाखून मेरे आस्तीन नोच कर ले गए थे। सेकंड के 10वें हिस्से की ताखीर से कमीज की बजाय मेरा बाजू भी जा सकता था। शेर जख्मी था। इस नाकामी ने उसे और मुश्तिल कर दिया। उसने गरज कर अकबी टायर पर पंजा मारा और उसे भी ब्रस्ट कर दिया। धमाके ने शेर को भी बौखला दिया और वो वापस जंगल की तरफ चला गया। मेजर शल्लाक ने दोबारा इस पर फायरिंग की। मैं खिसक कर सिपाही तक आया। वो बेचारा ब्रस्ट टायर के पास पड़ा था। शेर की दूसरी जस्त ने उसकी पसलियां भी तोड़ दी थी और उसका सीना अंदर की तरफ पिचक गया था। वो बिला शुबा मर चुका था। मैंने उसकी राइफल खींच ली। इसमें नया मैगजीन पड़ा था और इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। बंदे हाथों के साथ अगरचे राइफल चलाना मसला था, लेकिन मुझे एतमाद था अब शेर इस तरफ आया तो बच कर नहीं जाएगा। मुझे खुद से ज्यादा फिक्र जानकरी की थी। वो खुले हिस्से में था। अगर शेर इस तक आ जाता तो इसका बचना मुहाल हो जाता और वो मारा जाता तो मैं भी बच नहीं सकता था। कुदरत की कैसी सितम ज़रीफी थी। जिस शख्स से मुझे शदीद नफरत थी मेरी जिंदगी उससे मशरूत होकर रह गई थी और मैं हर मौका पर उसकी ढाल बनने पर मजबूर था। जख्मी होने की वजह से शेर रह रह कर गुर्रा रहा था। जख्मों की तकलीफ और गुस्से का इजहार उसकी आवाज से आया था। उसका फायदा यही था कि मुझे उसकी समत का एहसास हो रहा था। वो रास्ते के दाएं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर जंगल में कहीं था। जख्मी और गुस्से में होने के बावजूद वो इतना बेताब नहीं था कि खुलकर सामने आता। वो इस हमाकत का खुमियाजा भुगत चुका था। मैं ट्रक के नीचे से निकल आया और अकबी हिस्से पर चढ़ गया। मेरे हाथ में राइफल देकर शल्लाक ने मुझे ललकारा, राइफल फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं गुर्राया। शेर आ गया तो मैं इससे रहम की दरख्वास्त करूंगा। फिर मैं भौंचका रह गया। जानगरे गायब था। वो ट्रक के अकबी हिस्से में नहीं था। जानगरे कहाँ है? मैंने चिल्ला कर शल्लाक से पूछा। इसे शेर ले गया। मैं यहाँ हूँ, जानगरे ट्रक के कैबिन से बोला। मैं एक बार फिर दम बखुद रह गया था। मुझे कतई पता नहीं चला कब जानगरी ट्रक से कैबिन में चला गया। उसने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। गालबन जब शेर ने मुझ पर हमला किया था तो जानगरे दूसरी तरफ से उतर कर कैबिन में चला गया था। मैं कैबिन की छत पर चढ़ गया। मेजर चारों तरफ नजर रखो, मैं दाएं तरफ और अकब में देख रहा हूं। मैंने मेजर शल्लाक से कहा। शेर के खतरे ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो मेरी हदायत पर अमल करे। इसमें खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर शेर का सामना करता। उसने अपनी बुज़दिली की वजह से अपने 4 साथियों को मौत की वादी में धकेल दिया था और अब भी हिम्मत दिखाने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझ पर तकिया जरूर कर रहा था लेकिन मेरी मदद के लिए बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। उसे शेर का खौफ तो था ही, साथ ही यह डर भी था कि मैं शेर के बजाय उससे छुटकारा हासिल न कर लूं। शेर आसपास गुर्रा रहा था। उसकी आवाज कभी नजदीक आ जाती और कभी दूर चली जाती थी। अचानक वो खामोश हो गया और मुझे अपने रूंगटे खड़े होते हुए महसूस होने लगे। शेर चला गया था या आस पास कहीं हमले के लिए पर तोल रहा था। इस खामोशी से मुझे लग रहा था कि कीना परवर शेर जब तक हम में से हर एक को नहीं मारेगा चैन से नहीं बैठेगा। अचानक शल्लाक के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बौखला कर मुड़ा। शेर जैसे हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैं जैसे खला में तैर रहा था। जमीन अपनी जानिब खींच रही थी और हवा मुझे उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी। रफ्ता रफ्ता कशिश गालिब आने लगी और मैं जमीन पर उतरने लगा। फिर अपने जिस्म तले ठोस चीज का एहसास हुआ। मैं जागा इतने गैर महसूस तरीके से कि कुछ देर मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मैं ज़हनी तौर पर बेहद पुरसकून था और जिस्म को सकूत में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मैं कहाँ था और किस पोजीशन में था। मोना और उसके शौहर मारूफ ने मिलकर मेरे साथ क्या सलूक किया था। मुझे इनके बेआबरू फलसफे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दौलत के पीछे अंधाधुंध भागने वाले इससे भी गिरी हुई हरकत करते हैं। मुझे अपनी फिक्र थी वो मेरे अंदर से जिंदगी निचोड़ लेते और फिर गन्ने की खाली फोक की तरह मेरी लाश कचरे के किसी ढेर पर फेंक देते।
मेरे जिस्म पर एक चादर थी जिसके तले मेरा जिस्म इस बिस्तर के साथ बेल्टों से जकड़ा था। दवाओं के साथ जकड़न का असर भी था जो मुझे अपना जिस्म सुन महसूस हो रहा था। अगर मुझे खोल भी दिया जाता तब भी कई मिनट तक मैं बिस्तर से उठने के काबिल नहीं होता। कमरे में ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी फैली थी और फिजा में एयर कंडीशनर की मखसूस महक और ताजगी महसूस हो रही थी। वक्त का कतई अंदाजा नहीं था। मुमकिन है मैं 8-9 घंटे बाद बेतार हुआ हूं और यह भी मुमकिन था कि मुझे एक पूरे दिन से ज्यादा बेहोश रखा गया हो। मुझे अपना पेट खाली लग रहा था लेकिन भूख या कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। मारूफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे जो ट्रिप दी जा रही है इसमें ताकतवर दवाएं और फूड सप्लीमेंट्स भी शामिल थे। मेरे जिस्म से मखसूस मवाद हासिल करने के लिए मेरी तवानाई बहाल रखना लाजमी था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद डॉक्टर मोना कमरे में आई। वो नहा धोकर और तरोताज़ा होकर आई थी। इसने गीले बाल खुले छोड़ दिए थे और एक मुख्तसर सा बाथरूम उसके दिलकश बदन पर था। बाथरूम मुश्किल से निस्फ रानों तक था और गाउन का गिरेबान भी खासा कुशादा रखा गया था। वो लचकती बल खाती मेरे पास आई और एक खास जाविये से मेरे ऊपर झुकी। मुझे बेख्तियार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना पड़ा। क्या ख्याल है हीरो? उसने मेरी आंखों में झांका। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और गालिबन भूल चुकी थी कि गुज़िश्ता रात उसने मेरे साथ क्या सलूक किया था। उसके तेज नाखूनों के निशानात अभी तक मेरे चेहरे और सीने पर ताज़ा थे। आसानी से मानूंगी या मुझे कोई दूसरा हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा? मसलन मैंने तंजिया लहजा इख्तियार किया। क्या अब भी कोई हरबा बाकी रह गया है? वो पास रखी अलमारी तक गई और एक इंजेक्शन का सेट ले आई। यह हरबा बाकी है। जिनसी तहरीक गिलगित से ज्यादा खतरनाक दवा आज तक नहीं बनी है। मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया तो सिर्फ निस घंटे के अंदर तुम उसके आगे की सारी बात बेशक तिब्बी टेक्निक्स पर मबनी थी लेकिन असल में वो फहाशी के जुमरे में आती थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं अपने कान बंद नहीं कर सकता था, इसलिए सुनता रहा। आखिर में उसने इंजेक्शन का सेट मेरे सीने पर फेरते हुए कहा, अगर तुमने फिर भी मुजाहमत की तो फिशारे खून से दिमाग की नस फट जाएगी। तुम मर जाओगे या सारी उम्र के लिए पैरालाइज्ड हो जाओगे। मुझे मरना मंजूर है, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इस मकरूम मकसद के लिए इस्तेमाल होना हरगिज पसंद नहीं करूंगा। उसके लबों की मुस्कुराहट गायब होगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर जिद्दी साबित होगे, वरना गुज़िश्ता रात ही तुम्हें यह इंजेक्शन लगा देती। देखो मोना, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो शौक से कर गुजरो, धमकियां मत दो। उसने मेरी बात सुनी नहीं। सुनो, मैं वादा करती हूं तुम्हें नवाजूंगी और आज़ाद भी कर दूंगी। मुझे मालूम था कि मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, मेरा अंजाम एक ही होता। ये लोग किसी ऐसे शख्स को जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे जो इनके स्याह करतूतों से वाकिफ हो। इनका अपने कारोबार के बारे में खुलकर बताना जाहिर करता था कि वो मेरे बारे में फैसला कर चुके थे। मोना ने इंजेक्शन वापस अलमारी में रख दिया। मुझे इस खेल में लुत्फ आने लगा है। मैं देखती हूँ तुम कब तक मुजाहमत करते हो। उसने झुककर मेरा भरोसा लिया और मतवाली चाल चलती वापस चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मैं डर रहा था कि वो मुझे इंजेक्शन न लगाते। अपने बारे में मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी। मैं कोई सुपरमैन नहीं था। मेरी सेहत आम नौजवानों से कहीं बेहतर थी और हसन अली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी था, मगर मैं किसी भी मामले में एक हद तक ही मुजाहमत कर सकता था। मुमकिन है ये ताकतवर इंजेक्शन मेरी कुव्वत बर्दाश्त को शिकस्त दे देता। इसके बावजूद मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि इन इंसान नुमा हैवानों के सामने झुक जाऊं। मैं मजीद आधा घंटा इसी तरह अकेले रहा। इसके बाद मारूफ अंदर आया। उसके बावकार चेहरे को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था वो इस कदर मकरूह काम में मुलव्विस हो सकता है। उसने आकर मेरा मुआयना किया। उम्मीद है रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। शुक्र करो कि मैं बेबस हूं, वरना तुम मियाँ बीवी को हमेशा की नींद आ चुकी होती। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे खून में खासी हिद्दत है। उम्मीद है तुमसे हमें खासा मवाद मिल जाएगा। मैंने वाजे किया कि मेरे पास कुछ और चीज़ों की कमी नहीं है और मैं हस्बे ज़रूरत इन्हें मुहैया कर सकता हूँ। वो डटाई से मुस्कुराता रहा। अभी तुम्हारी तफरीह का बंदोबस्त करना है। उसने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और कुछ किया तो बिस्तर सरहाने की तरफ से ऊंचा होने लगा, हत्ता कि मैं नीम दराज वाली पोजीशन में आ गया। वो सीधा हुआ। उसने सर के पास से एक बेल्ट और निकाली और उसे मेरे माथे से टिकाते हुए दूसरी तरफ बांध दिया। ये काम उसने इतनी फुर्ती से किया कि मुझे सर हिलाने की मोहलत भी नहीं मिली थी। वो इस काम में माहिर लगता था। बेल्ट से कस जाने के बाद मैं सर हिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक लंबी सी पट्टी नुमा चीज निकाली। कैंची से उसे 2 टुकड़ों में काटा। एक टुकड़ा उसने मेरी दाईं आंख के पपोटे पर लगाया। वो टेप की तरह पपोटे पर चिपक गया था। ये क्या कर रहे हो? मैंने फिक्रमंद होकर पूछा। देखते रहो, वो बोला और टुकड़ा खींचकर उसका दूसरा सिरा माथे की बेल्ट से चिपका दिया। यकदम मेरा पपोटा खिंच गया और मेरी आंख पूरी तरह खुल गई थी।
मैं इसे दुरुस्त तरीके से बंद करने से कासिर था। इस टुकड़े में कुछ रबर जैसी खुसूसियात पाई जाती थी। मैंने पपोटा नीचे करके आंख बंद करनी चाहिए। खासी ताकत सर्फ करके मैंने आंख बंद कर ली, मगर रबर ने फौरन उसे खींच कर खुलचाने पर मजबूर कर दिया था। इसने मेरी दूसरी आंख के साथ भी यही सलूक किया। ये क्या कर रहे हो हराम सादे? इसने गाली का बुरा नहीं मनाया। जल्द पता चल जाएगा बरखुद्दार। खुदा के लिए मुझे कोई बदतरीन लकब दे दो, मगर बरखुद्दार मत कहो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। खैर कोई बात नहीं, दरअसल तुमसे ना जाने क्यों शफकत सी महसूस हो रही है। वो कहता हुआ बाहर चला गया। जरा देर बाद दरवाजा फिर खुला और एक टीवी ट्राली खींचता हुआ अंदर आया। इसने स्विच बोर्ड में 2 वायर्स लगाए, एक टीवी की थी और एक ट्राली के निचले हिस्से में रखी VCR की। मैं इसका मकसद समझ गया था। इसने ट्राली मेरे बिस्तर के ऐन सामने इस तरह रखी थी कि बड़ी स्क्रीन का टीवी इर्द गिर्द के मंजर पर हावी आ गया था। मारूफ ने एक केस्ट VCR में डाली और बोला, अभी तुम 3 घंटे का बेहतरीन शो देखोगे। लानत हो तुम्हारी सोच और इस पर। मैंने भन्ना कर कहा, इस वीडियो में क्या तुम्हारे खानदान की कोई तकरीब है? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इस बार उसने सर्द लहजे में कहा। खैर इसका इलाज भी है मेरे पास। उसने एक तरफ रखा मेडिक को टेप उठाकर मेरे होंठों पर चिपका दिया। मेरा मुंह बंद करके उसने टीवी ऑन कर दिया, रिमोट से VCR प्ले किया और मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही उसकी हराफा बीवी आ गई। उसने एक नज़र टीवी की तरफ देखा जहां फिल्म के टाइटल्स आ रहे थे और वो भी नाकाबिले बयान थे। मेरे होंठ बंद थे, इसलिए मैंने आंखों से गालियां देने की कोशिश की। वो बेगैरती से मुस्कुराई। अगले 1 मिनट में मैंने उसे 1000 गालियां फी मिनट की रफ्तार से सुनाई थी, लेकिन दिल ही दिल में मुंह तो बंद था। अपना काम करके वो मुस्कुराती हुई चली गई। हाँ, उसने टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया था और अब कमरा हैवानी जज्बाती आवाज़ों से गूंज रहा था। अगले 3 घंटे मैंने किस अजाब में गुजारे, इसकी वजाहत करना भी मुश्किल है। ना चाहते हुए भी टीवी पर दिखाई और सुनाई जाने वाली सारी गंदगी आंख और कान के रास्ते अंदर उतर रही थी। बंद मुंह के सामने मुझे उपकाइयां आ रही थी। मुझ पर एक नो की चनूनी कैफियत तारी हो रही थी। मैं इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था और ना ही कोई जाहिद। इस वीडियो ने मुझे अंदर से जज्बाती तौर पर तहबाला करके रख दिया था। मैं शिकस्त खा गया था और इस शिकस्त ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। 3 घंटे बाद फिल्म खत्म हो चुकी थी और मैं भी अंदर से खत्म हो रहा था। डॉक्टर मोना अंदर आई। उसने शीशे का जार देखा और मुस्कुराने लगी। मैंने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया। इसने टीवी और VCR बंद किया, फिर मेरी आंख के पपोटों और मुंह से टेप हटाया। मैंने न जाने कितनी देर बाद अपनी जलती आंखें बंद की। डॉक्टर मोना को जल्दी थी, इसलिए वो जार लेकर चली गई। इसके कुछ देर बाद मारूफ ने आकर स्टैंड पर नई ड्रिप लगाई, मेरे सर से बेल्ट हटाई, ड्रिप में कुछ इंजेक्शन शामिल की और इस नलकी की सुई मेरे बाजू की उभरी हुई रग में डालकर दाखिल कर दी। वो सफाक मियाँ बीवी इस तरह मेरा खून निचोड़ने का इंतजाम कर रहे थे। इन्हें गालियां देना और बुरा भला कहना बेकार था। इनके चुंगल से रिहाई के लिए मुझे कुछ और करना था। अचानक मेरा जिस्म ईंठा और बल खाने की कोशिश करने लगा। मेरी सांस रुक गई और चेहरा सुर्ख हो गया। जिस्म बंधा होने की वजह से हरकत नहीं कर सकता था, मगर मेरे अज़लात फड़क रहे थे। मारूफ मेरी हालत देखकर बौखला गया। उसने झुक कर पूछा, क्या हुआ है? मेरा जिस्म टूट रहा है, मैंने भिंची आवाज में कहा। अचानक मेरे मुंह से खून उबल पड़ा था। ये देखकर मारूफ मजीद घबरा गया था। उसने चिल्लाकर मोना को आवाज दी, मोना इधर आओ, इसे देखो क्या हो रहा है। मैंने चंद झटके लिए और गर्दन एक तरफ डाल दी। मारूफ इतना बौखला गया कि मोना को बुलाने के लिए बाहर लपका और दरवाजे पर इससे टकरा गया। दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। मोना झंझलाई, क्या क्यामत आ गई है। इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जैसे ही मैंने ड्रिप लगाई, इसके जिस्म ने झटके लेना शुरू कर दिए। फिर मुंह से खून निकला और मोना मेरी तरफ झपटी। मैं उखड़े उखड़े अंदाज में सांस ले रहा था और मेरा जिस्म अब भी जोर लगा रहा था। मोना अलमारी की तरफ लपकी और चिल्लाई, इसे खोलो, मेरा ख्याल है कोई इंजेक्शन रिएक्ट कर गया है, मैं इसे इसका तोड़ दे रही हूँ। मारूफ जल्दी से मेरे पास आया, इसे मरना नहीं चाहिए, अभी हमें मजीद स्पर्म की जरूरत है। इसने बेल्टें खोली। जैसे उसने बेल्ट खोली, मैं लरसते हुए बिस्तर से नीचे गिर गया। मेरे जिस्म बदस्तूर लरज रहा था। मारूफ मुझे संभालने की कोशिश करने लगा। मोना एक इंजेक्शन लेकर मेरे पास आई। जैसे ही उसने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की तो मेरा बाजू जोर से हिला और इंजेक्शन उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरा। लानत हो। मोना गुराई और दोबारा इंजेक्शन उठाने की लपकी। जाहिर है मुझे किसी इंजेक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ था, तो मैं इसके तोड़ का इंजेक्शन क्यों लगवाता। मुसलसल बंधे रहने से मेरा दौरान खून रुक गया था और 1-2 मिनट तक आजाद रहने से खून की रवानी बहाल नहीं हो सकती थी, मगर मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता था। मोना मुझे दोबारा इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर सकती थी। मारूफ जो मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, मैंने अचानक उसे बाजू से पकड़कर खींचा और अलमारी की तरफ धकेल दिया। उसने फुलादी अलमारी पर सर से टक्कर मारी और कराह कर वहीं गिर गया। मोना जो मेज तले इंजेक्शन तलाश कर रही थी, धमाका और फिर अपने शौहर नामदार की कराहत सुनकर मुड़ी।
معروف کیا ہوا تمہیں؟